गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के द हिंदू के हम बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और न्यूज़पेपर में बहुत आते हैं। देखो अभी रिसेंटली म्यूनसिपाल्टी के इलेक्शन हुए, ठीक है। म्यूनसिपाल्टी के इलेक्शन हुए कहाँ? दिल्ली में, ठीक है। तो दिल्ली में जो म्यूनसिपाल्टी के इलेक्शन हुए हैं उसमें क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा क्राइसिस इमर्ज होकर आया था। आपने देखा था कि उसकी असेंबली में बहुत ज़्यादा हो हल्ला हुआ था। तो आज हम मेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टैचू ऑफ वननेस किसका? आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में पढ़ेंगे। पॉन्जी और चिटफंड स्कीम्स में डिफरेंस जानेंगे और एक दो क्वेश्चन प्रीलिम्स से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो आज का बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है। तो पहले हम पॉलिटी के क्वेश्चन देख लेते हैं, जो दो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फेडरल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कौन से ऑप्शन करेक्ट है फेडरल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो फेडरल फीचर क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। जहाँ से स्टेट गवर्नमेंट पावर कॉन्स्टिट्यूशन से लेती है। फेडरल फीचर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फेडरल फीचर में आ जाएगा स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा, ठीक है, बाई कैमरलिज्म आ जाएगा। क्यों फेडरल फीचर इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है? ये अथॉरिटेरियन रिजाइम को नहीं आने देता। जैसे स्टेट गवर्नमेंट अपने लिस्ट अलग है उसकी और उस इस लिस्ट पे वर्क कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बीच बीच में आकर उसमें टांग नहीं अड़ा सकती। ऐसे ही जो सेंटर की लिस्ट है वो अलग है और कॉन्करेंट लिस्ट जिसपे दोनों लॉ बना सकते हैं उसकी अलग है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि फेडरल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल फीचर क्या है। पहला ऑप्शन, कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन एंड नॉट इजीली अमेंडेबल। देखो कितना अच्छी बात है कि रिटन होता है कॉन्स्टिट्यूशन और अमेंड नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है? अगर इजीली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जाएगा तो सेंट्रल अथॉरिटी हावी हो जाएगी और स्टेट की पावर जाती रहेगी। तो इस तरह से ये चीज ऐसे सोचना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट ड्राइव अथॉरिटी फ्रॉम सेंटर। ये गलत है। क्यों गलत है? ये आपको डायरेक्ट लग जाएगा। आप यहां ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, सेंटर। स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव करती है, ना कि सेंटर से। तो दूसरा गलत, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। दो ऑप्शन बचे। इसने पूछा है सॉल्यूशन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल स्टेट इन राज्यसभा में हम जानते हैं इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता ही नहीं है, ये गलत है। तो तीसरा भी गलत होगा, तो ये ऑप्शन हमारा हो गया। देखो तुम एक्सप्लेनेशन देख लो आप क्या कह रहा है। जो फेडरल फीचर होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या होता है, आपकी सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है। क्योंकि देखो अगर सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगी तो इससे क्या प्रॉब्लम इमर्ज आएगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट बात में अमेंडमेंट करेगी और हर चीज में अड़ंगा अड़ाएगी। देखो 42nd अमेंडमेंट देख लो आप, थोड़ी सी यहाँ पर आप क्लियर कर लो कॉन्सेप्ट। 42nd अमेंडमेंट में क्या हुआ? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ? जो स्टेट गवर्नमेंट के फीचर थे जैसे फॉरेस्ट, एजुकेशन, ठीक है, ये सब फीचर, एक दो और थे वेट एंड में, उसे कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया स्टेट से निकालकर। तो सोचो अगर कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी नहीं होगी तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रल हावी हो जाएगी और अथॉरिटेरियन रिजाइम आने का डर रहेगा, जिसे टोटलिटेरियन रिजाइम भी कहते हैं। अमेंडमेंट रिजिड होता है, मैंने आपको बताई कि अगर अमेंडमेंट इजी होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट इजीली स्टेट के सब्जेक्ट पर हावी हो जाएगी और वो अपने हिसाब से लॉ बनाएगी। दूसरा ऑप्शन क्या है? अथॉरिटी, मैंने कहा था अथॉरिटी जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट कोई भी अथॉरिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव करती है, ना कि वो सेंट्रल से ड्राइव करती है। क्या कह रहा है अगला पॉइंट? क्या कह रहा है? राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपको ये अच्छे से एक बार इसे समझ लेना। अगर समझ नहीं आता तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना, मैं वहाँ आपको आंसर दूंगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि पूछ रहा है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस चीज पर एम्फेसाइज करती है। देखो 4 ऑप्शन दिए,
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेपरेशन ऑफ पावर होती है बिटवीन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। बिल्कुल गलत है। आप जानते हैं ये सब चीज़ जो होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होती है। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें सेपरेशन ऑफ पावर होती है बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। जबकि आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखोगे तो सेपरेशन नहीं होता है, वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अभी मैं आपको समझाता हूं। जैसे आप समझ लीजिए कि एग्जीक्यूटिव है, आपको ये देखिए यहां पर आप देखिए, मान लीजिए ये एग्जीक्यूटिव है। ये एग्जीक्यूटिव कौन, मैंने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं, जो हम लोग बनते हैं आगे चलकर, आईएएस आईपीएस, ठीक है, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं, मिनिस्टर्स जो होते हैं, ये 5 साल के लिए रहते हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ये लेजिस्लेचर पर डिपेंडेंट होते हैं, जो लॉ बनाते हैं, जो हमारी पार्लियामेंट में बैठते हैं। तो यही चीज़ है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इंटरडिपेंडेंस होती है बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हुआ। बाकी देख लो, सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये तो इसमें भी होती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी होती है, तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ फीचर नहीं है। डेमोक्रेटिक इलेक्शन एडमिनिस्टर्ड बाय इंडिपेंडेंट बॉडी, ये तो प्रेसिडेंट फॉर्म में भी है। मतलब यूनिक फीचर इम्फेसाइज इस पर करता है। देखो इन्होंने यही बताया, एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई। तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको दिक्कत आती है तो टेलीग्राम पे मुझसे संपर्क करें। अगला आर्टिकल देख लेते हैं जो द हिंदू के न्यूज़पेपर से हमने लिया है, मेयर के इलेक्शन से रिलेटेड। देखो मेयर का इलेक्शन बहुत चर्चा में रहता है। आपको पता होगा जो मेयर की बॉडी है वो कहाँ से इमर्ज होके आई, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992 में। इसमें क्या हुआ कि अर्बन लोकल बॉडी स्टेबलाइज की गई और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट आया। इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है, अर्बन लोकल बॉडी अपने सब्जेक्ट में खुद वर्क करेंगी। जैसे अर्बन लोकल बॉडी कोई बिजली का बिल है उसको कलेक्ट करना, सफाई करना अच्छे से, उसके लिए जिम्मेदार ठहराना। तो इसमें एक मेयर की पोस्ट आई थी। पहले हम देख लेते हैं 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था। देखो थोड़ा सा मैं यहाँ लिखूंगा, थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, मगर ये बहुत ज़रूरी है। 74th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो हमारा 1992 में आया और ये 12th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर आया। कौन सा, 12th शेड्यूल, ठीक है। 12th शेड्यूल आया, आर्टिकल 243 से लेकर 243 तक आया। पी से पहले का इलेक्शन, वो पी से पहले का जो आर्टिकल्स हैं वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये हुआ कि मेयर की पोस्ट आई और मेयर की पोस्ट को जो है इलेक्शन नहीं बताया गया कि कैसे इलेक्शन होगा। देखो यहाँ क्या लिखा है, डिड नॉट प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ इलेक्शन, टेन्योर एंड पावर। कभी कभी यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया था इसे। क्या इंपॉर्टेंस है इसमें, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, देखो कभी कभी यूपीएससी पहुंचेगी। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया और इसमें सारे प्रोविजन दिए हैं कि अर्बन लोकल बॉडी में इलेक्शन कैसे होगा, टेन्योर कैसे डिसाइड होगा और पावर मेयर की क्या होगी। वहीं आपका गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आप बिल्कुल लिख लेना साइड में। डिड नॉट प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ इलेक्शन, टेन्योर और पावर ऑफ द मेयर एंड चेयरपर्सन ऑफ लोकल बॉडी, ठीक है। अब क्या हुआ, मोस्ट ऑफ सिटी में क्या हुआ, कमिश्नरेट सिस्टम आया। अब कमिश्नरेट सिस्टम में क्या हुआ, ये कमिश्नरेट सिस्टम पुलिस के कमिश्नरेट सिस्टम से अलग है। अब म्युनिसिपैलिटी में ब्रिटिश जो लीगेसी चली आ रही थी उसको अपनाया गया और स्टेट गवर्नमेंट ने अपना एक कमिश्नर अपॉइंट किया जो एग्जीक्यूटिव हेड होता था, ठीक है, जो मेयर से बहुत डिफरेंट होता था। आप ऐसे समझ लो, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। क्या हुआ, मेयर का इलेक्शन हुआ, मान लो मेयर जो है आप गवर्नमेंट जीत गई दिल्ली में, मगर मान लो दिल्ली में बीजेपी की सत्ता है। अब बीजेपी ने क्या कहा कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव हेड होगा, एग्जीक्यूटिव हेड क्या होता है, मतलब ब्यूरोक्रेटिक हेड जो होगा वो हम अपॉइंट करेंगे, ये कमिश्नर होगा
और कमिश्नर क्या करता है, अधिकतर डिसीजन कमिश्नर के थ्रू जाते हैं। कोई भी मीटिंग होगी कमिश्नर इंप्लीमेंट करेगा, कोई भी काम होगा उसमें कमिश्नर पार्टिसिपेट करेगा। तो मेयर क्या हो गया, एक सेरेमोनियल रोल रह गया। मतलब मेयर का कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं रह गया, मतलब डेमोक्रेटिकली चुना हुआ इंसान मेयर जो है उसका रोल जो है वो घटता चला गया। ठीक है, तो यही चीज यहां पर बताई गई है। देखो आप अच्छे से पढ़ोगे, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमिश्नर इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द सिटी while mayor has a largely ceremonial role। मतलब मेयर का खाली सेरेमोनियल रोल रह गया और बाकी सब मॉनिटर करना, प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना, सब कुछ जो है तुम्हारा कमिश्नर के द्वारा किया जाएगा। तो इस सिस्टम को बहुत सारे स्टेट ने हटा दिया है। उसका हटाने के पीछे क्या रीजन है, रिसेंटली क्या हुआ, हिमाचल में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई। ठीक है, कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के बाद म्यूनसिपालिटी जो थी वो बीजेपी के अंडर में थी। मान लेते हैं किसी और पार्टी के अंडर में होगी, मुझे पता नहीं है, मान लेते हैं बीजेपी के अंडर में थी। अब क्या हुआ कि ये स्टेट गवर्नमेंट ने कमिश्नर अपना अपॉइंट किया, ये एग्जीक्यूटिव हेड होता, इसे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती। अब इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा। ये सेरेमोनियल हेड इसका है बीजेपी का, जो पब्लिक के द्वारा अपॉइंट किया गया, और इन्होंने एग्जीक्यूटिव कर, तो इस सिस्टम को बहुत सारे स्टेट ने रिमूव कर दिया। तो हमारे लिए जानने की ये जरूरत थी कि कैसे इसमें मेयर वर्क करता है, मेयर का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल कर आया है, मेयर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या कन्फ्लिक्ट होता। आप ये सोचिए, इसमें मेन से रिलेटेड एक आंसर मैंने लिखा था, मेन से रिलेटेड आता है मेंस में एक क्वेश्चन ऐसे आया था एक बार कि मेयर का इलेक्शन जो है कैसे होता है और मेयर का डेवलपमेंट में क्या रोल है। तो आपको जब बेसिक ही नहीं पता होगा तो क्या आप बता पाओगे। तो कोई भी चीज़ आप सुनिए, इजीली सुनिए, 1.5 की स्पीड से सुनिए, ज़्यादा स्पीड से सुनेंगे तो आपके दिमाग से उतनी तेज़ी से निकलेगा। ठीक है, तो मेयर के बारे में मैंने बता दिया। थोड़ा सा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बता देता हूँ। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या एक्ट आया, वो 11th शेड्यूल लेकर आया और पार्ट 9 लेकर आया। ठीक है, पार्ट 9 वो, जबकि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पार्ट 9A था। ठीक है, उसमें और इसमें आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक है। ठीक है, 243 से लेकर 243O तक है, जबकि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के आर्टिकल 243P से लेकर, ओ के बाद P स्टार्ट होता है, P से लेकर ZG तक है, ZG। ठीक है, तो इस तरह से हमने 74th और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बेसिक्स समझे, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है ये समझा। मेयर क्यों सेरेमोनियल हेड कहा जाता है, ऐसा क्या रीजन है जो मेयर को सेरेमोनियल हेड कहा जाता है, क्या प्रॉब्लम है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। आप इस पर अगर गौर देंगे, पूरा इलेबोरेटली समझेंगे कि आसपास चीज़ें क्या हैं, तभी आप आंसर लिख पाएंगे अच्छा, तभी आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आप सोचने की क्षमता नहीं है, तेजी से चीज़ों को कवर कर रहे हैं, मैं बार बार कहता हूँ आपके दिमाग से चीज़ें चली जाएंगी, कोई फायदा नहीं होगा। आगे डिस्कस कर लेते हैं स्टैचू ऑफ वननेस। क्या हुआ है, खांडवा डिस्ट्रिक्ट है एक मध्य प्रदेश में, इस खांडवा डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ है कि एक स्टैचू ऑफ वननेस, एक स्टैचू इनॉग्रेट किया गया आदि गुरु शंकराचार्य का, जो 8th सेंचुरी के फिलॉसफर और थियोलॉजियन थे, जिन्होंने अद्वैता फिलॉसफी दी थी। ठीक है, तो हम आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य को आदि शंकराचार्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने अद्वैता वेदांता की फिलॉसफी दी थी। अब मैं आपको अद्वैता वेदांता बता देता हूँ क्या होती है। देखो, अद्वैता वेदांता की फिलॉसफी क्या कहती है, ये नॉन ड्यूलिज्म पर जोर देती है। ऐसे लिख लो आप, नॉन ड्यूलिज्म, मतलब ये कहती है कि आत्मा, जो इंडिविजुअल की आत्मा है, वो ओवरऑल ब्रह्मा की ही दी हुई एक पार्ट है। ठीक है, ब्रह्मा कौन, हमारा गॉड, तो ब्रह्मा की दी हुई पार्ट है, और ये आत्मा जो है परमात्मा से मिल जाएगी, और ये एक ही पार्ट है। ठीक है, तो अद्वैता वेदांता की फिलॉसफी ये कहती है कि आत्मा जो है वो ब्रह्मा का ही पार्ट है, और ओवरऑल जब इंसान की डेथ होती है तो ये आत्मा ब्रह्मा से मिल जाती है, तो इसीलिए इसे नॉन ड्यूलिज्म कहा जाता है। और ये फिलॉसफी क्या, निर्गुणा पर फोकस देती है। निर्गुणा क्या है, निर्गुणा एक सेक्ट का नाम है जो गॉड को कहता है वो निर्गुण है। निर्गुण मतलब उसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं है, वो एक एनर्जी है
जो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह चलती है और वो पूरे संसार को कंट्रोल कर रही है। तो मैंने यहाँ पर दो चीज़ें आपको बताई। एक चीज़ बताई कि अद्वैता क्या है, नॉन ड्यूअल नेचर ऑफ रियलिटी है। इंडिविजुअल सोल क्या करती है, आइडेंटिकल और अल्टीमेटली ब्रह्मा से जाकर मिल जाती है। ब्रह्मा क्या यहाँ है, ब्रह्मा मतलब हमारा गॉड, ठीक है। तो गॉड से जाकर मिल जाती, इसे अद्वैता वेदांता की फिलॉसफी कहा जाता है। और आदि गुरु शंकराचार्य जो है वो निर्गुणा सेक्ट को मानते थे। निर्गुणा क्या होता है, गॉड विदाउट एट्रीब्यूट। क्या होता है, गॉड की कोई फॉर्म नहीं है, कोई फॉर्मलेस नहीं है, वो एनर्जी है। अगर आप बच्चे को किसी को समझाएंगे तो आप ऐसे समझो, कोई गॉड है, वो एक एनर्जी की फॉर्म में है, वो इधर भी जाता है। जैसे हमारे पास हवा आती है वो दिखती नहीं है, तो इसी तरह से निर्गुणा है कि हवा की तरह इधर से उधर गॉड जाते हैं, वो एक को दूसरे से मिलाते हैं, संसार को कंट्रोल करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ बताई गई है। अगला पॉइंट आप देख लीजिए, यहाँ पर इन्होंने बताया 788 AD में ये बॉर्न हुए पेरियार रिवर की बैंक पर। बैंक का मतलब है बगल में उसके, और वो केरला की ग्रेटेस्ट रिवर है, मतलब केरला में ओवरऑल आप ये कह सकते हो आदि गुरु शंकराचार्य हमारे केरला में बॉर्न हुए और वो पेरियार रिवर के बैंक के बगल में बॉर्न हुए। इन्होंने अद्वैता मोनोइज्म की फिलॉसफी पर गौर दिया और कॉन्सेप्ट ऑफ निर्गुणा ब्राह्मण को इन्होंने कंट्रोल किया, ठीक है, मतलब उसको फैलाया। इन्होंने कई जगह मठ बनाए। मठ ये क्यों बनाए गए, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य की फिलॉसफी को फैलाने के लिए। द्वारका में, पुरी में, श्रृंगेरी में, बद्रीनाथ में, ये याद रखना है, ठीक है। लिटरेरी वर्क देख लो, इन्होंने आदि शंकराचार्य ने 116 वर्क लिखे, जिसमें से कुछ फेमस नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो आपको पता होना चाहिए। विवेका चूड़ामणि, मनीषा, पंचाकम, सुंदराया लहरी, ठीक है। ये सब इन्होंने वर्क लिखे। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है सारी। अगला आर्टिकल हम देख लेते हैं, पॉन्जी स्कीम से रिलेटेड है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ समझ लो सीधा, पॉन्जी स्कीम और चिट फंड स्कीम। देखो, ये पॉन्जी स्कीम जो होती है ये इलीगल होती है, जबकि चिट फंड स्कीम लीगल होती है। ये एक्ट होता है चिट फंड एक्ट 1982 शायद, अभी हम आगे देखेंगे, बेसिक्स देख लेते हैं। ये क्या करती है, नए मेंबर को जोड़ती है और पुराने मेंबर को पैसा देती है। इसे पॉन्जी स्कीम कहा जाता है। जैसे एक कंपनी हमारी साइड आई थी, ड्यू सॉफ्ट क्या करती थी, लोगों को पैसा कलेक्ट करती थी और कलेक्ट करने के बाद जो अपर जो लोग थे उन तक पहुंचाती थी। तो ये एक पॉन्जी स्कीम थी, ये फ्रॉड स्कीम थी। इसमें अक्सर एडमिनिस्ट्रेशन भी मिला हुआ होता था। तो आप बड़े बड़े इवेंट देखते थे, वो पैसा आया है, उसके कार मिल रही है, वो बहुत खुश है। तो कुल मिला के क्या था, वो एक चैन थी। ऐसे यहाँ से अगर पैसा चला तो यहाँ गया, फिर ये अपर पोर्शन पे जाता था, जो अपर में होता था वो बहुत पैसा। तो यही अपना गुणगान करते थे और ये झूठ फैलाते थे। तो ये क्या है, एक जो है लोअर चेन से लेकर हायर चेन तक पैसा जाएगा, जबकि चिट फंड में इंडिविजुअल पर इक्वल लोड होता है। एक ऐसे स्कीम बनाई जाती है मोहल्ले में, हर इंडिविजुअल उसमें पैसा डालता है और जिसको उस पैसे की ज़रूरत होती है उस बंदे को वो दे दिया जाता है। फिर वो बंदा धीरे धीरे इसमें पैसा डाल देता है, फिर जिसको ज़रूरत होती है वो उसको दे दिया जाता है। धीरे धीरे एक टाइम आता है कि सबका पैसा निकलने का, तो सबको दे दिया जाता है। तो चिट फंड स्कीम जो है वो लीगल है, जबकि पॉन्जी स्कीम जो है वो इलीगल है। मैंने आपको बेसिक्स डिस्कस कर दिए पॉन्जी स्कीम और चिट फंड स्कीम्स के। दूसरी चीज़ क्या है, पॉन्जी स्कीम किसने की थी, देखो इटालियन बिजनेसमैन था चार्ल्स पॉन्जी। ये देखो चार्ल्स पॉन्जी था, 1920 में उन्होंने स्टार्ट की थी और ये कोई भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में नहीं आती है सेबी की। ये बैन लगाया गया है इस पर, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम और प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम। अब देखो चिट फंड और पॉन्जी स्कीम में डिफरेंस बताया है। चिट फंड क्या है, लीगल है, लीगल एंटिटी है, रजिस्टर्ड है चिट फंड एक्ट 1982 में, ठीक है। रेगुलेट की जाती है ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट अपने एक्ट भी फॉर्म करती है, ठीक है। जबकि पॉन्जी स्कीम इलीगल है और ये कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, ठीक है। इसका पर्पस वही बताया कि मैंने जो आपको बता दिया, वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो आज हमने ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको लगता है इस डिस्कशन में कोई कमी रह रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए कि हम कैसे अपने वीडियो में रिफॉर्म ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।